नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। आज एक बार पुनः आपके समक्ष तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत जो निशस्त्रीकरण की अवधारणा है उसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों या महाशक्तियों के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले जो विभिन्न संधियां इस दिशा में की गईं उनके संदर्भ में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, पूर्ववर्ती दो व्याख्यान जो कि इस विषय पर जो परिचर्चा मेरी द्वारा की गई उसमें हमने जाना कि निशस्त्रीकरण जो है वो कहीं ना कहीं विश्व में जो शस्त्रीकरण की प्रक्रिया के पश्चात युद्ध और अशांति का जो माहौल व्याप्त हो गया है उसको सीमित करने के लिए की जाने वाली एक आवश्यक अवधारणा के रूप में है। हमने पढ़ा कि मॉर्गेंथ्यू ने अवधारणात्मक रूप में निशस्त्रीकरण के कई प्रकार भी बताए। अब सैद्धांतिक पक्ष के उपरांत हमने यह भी जाना गत चर्चा के दौरान कि किस प्रकार राष्ट्रसंघ के तहत और संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत और विभिन्न राष्ट्रों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किए गए। किंतु जब हम स्पेसिफिक रूप में किन्हीं महत्वपूर्ण संधियों की बात करते हैं जो कि अपने पाठ्यक्रम में चर्चा के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि एनपीटी, सीटीबीटी, पीटीबीटी, साल्ट, स्टार्ट आदि जो इस प्रकार की संधियां हैं प्रमुख, आज हम विशेषतः उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जो पीटीबीटी है 1963 की आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी जो है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। फिर उसके पश्चात आगे संधियों के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ। 25 जुलाई 1963 को इन तीनों देशों ने एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर आकाश, समुद्र और वायुमंडल में अणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, चीन इसका विरोधी था और भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था। इस संधि में 5 धाराएं प्रमुख थी। पहली धारा में 3 राष्ट्रों द्वारा यह संकल्प किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमंडल में, इसकी सीमाओं में, बाह्य अंतरिक्ष में, प्रादेशिक या महासमुद्रों में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे। दूसरी धारा में संशोधन की व्यवस्था है। संधि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी धारा के अनुसार इस संधि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता है। यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस संधि पर अपनी संसद या राष्ट्रीय परिषद का समर्थन प्राप्त करेगा और ऐसे समर्थन को रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के पास जमा कराना पड़ेगा। चौथी धारा में लिखा गया है कि यह संधि असीमित काल के लिए है। यद्यपि हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए
उस समय स्वयं को संधि के बंधनों से मुक्त कर लेगा जब वह यह अनुभव करे कि इसमें इसके देश का सर्वोच्च हित संकट में पड़ गया है। हटने वाले राष्ट्र को 3 माह पूर्व नोटिस देना होगा। और 5वीं धारा के अनुसार इस संधि के अंग्रेजी व रूसी भाषा के दोनों रूप समान रूप से प्रामाणिक माने जाएंगे। तो यह इस संधि की प्रमुख शर्तें थीं। फिर 1963 की इस संधि के पश्चात, पीटीबीटी के पश्चात 1966 में बाह्य आकाश संधि हुई। बाह्य आकाश संधि मतलब आउटर स्पेस ट्रीटी भी जो है वो शांति की दिशा में एक रचनात्मक संधि है। इस संधि द्वारा अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने बाह्य आकाश में न्यूक्लियर शस्त्रों का भेजा जाना निषिद्ध मान लिया। इसके पश्चात आती है 1968 की अणु प्रसार संधि, जिसे हम एनपीटी के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सन 1966 में यह एक महत्वपूर्ण संधि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की जो राजनीतिक समिति है उसने परमाणु शस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण का प्रस्ताव पारित किया। संघ के 112 सदस्यों में से 110 ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। अल्बानिया ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और क्यूबा तटस्थ रहा। इस संधि की मुख्य धाराओं के अंतर्गत परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। ऐसे देश में जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। ये कुछ प्रमुख 5 बातें थीं या धाराएं थीं। इस संधि को 1963 की परमाणु निषेध संधि के उपरांत निशस्त्रीकरण की दिशा में एक युगांतकारी कदम के रूप में जाना गया। इस संधि को यद्यपि अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन यह संधि निशस्त्रीकरण का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करती है। यह संधि भी भूमिगत न्यूक्लियर परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। परमाणु राज्यों द्वारा नए न्यूक्लियर अस्त्रों के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाती है, ना ही परमाणु राज्यों के न्यूक्लियर अनुसंधान कार्यक्रम पर किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण या निरीक्षण की व्यवस्था स्थापित करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह संधि का इस प्रकार का प्रारूप या स्वरूप है। यह संधि उन राष्ट्रों के लिए अहितकर मानी गई जो न्यूक्लियर शस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। भारत के साथ पश्चिमी जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब गणराज्य, रोमानिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नाइजीरिया ने भी इसका विरोध इन्हीं कारणों से किया। जापान ने मांग की कि परमाणु राज्य यह आश्वासन दें कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के विरुद्ध यह देश परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पेन ने इसे सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों पर एकाधिकार का प्रयत्न कहा। तो यह कुछ जो सीमाएं या प्रमुख बातें इस संधि के संदर्भ में रहीं। फिर 1971 की न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि, फ्री सी बेड ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि 11 फरवरी 1971 को सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त अमेरिका ने न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि पर मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए और उसी दिन 64 अन्य देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य की महासभा ने 7 दिसंबर 1970 को स्वीकृत किया था इसको। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र के 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लियर अस्त्र और भयानक विनाश के अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बिछाए जाएंगे। इसके पश्चात आता है साल्ट संधियां। साल्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन
टॉक्स। सामरिक अस्त्र या शस्त्र परिसीमन वार्ताएं। नवंबर 1969 में सामरिक शस्त्रास्त्रों को सीमित करने के मसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में वार्ता शुरू हुई। हेलसिंकी वार्ता के साथ साथ वियना में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन वार्ता भी शुरू हुई। 22 मई 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जब मॉस्को गए तो वहाँ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों पर रोक लगाने से था। इस समझौते के पक्ष में यह कहा गया कि इससे शस्त्रों की होड़ में कमी आएगी और परमाणु युद्ध को रोकने में सहायता मिलेगी। 3 मई 1974 को अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 10 वर्षीय आणविक युद्ध परिसीमन समझौता हुआ, जिसे 31 मार्च 1976 से लागू किया जाना निश्चित किया गया। समझौते के अनुसार दोनों ने 150 किलोटन से अधिक के भूमिगत आणविक परीक्षणों को रोकने तथा प्रक्षेपास्त्रों पर नई सीमा लगाने का निश्चय प्रकट किया। यह निश्चित किया गया कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किए गए विस्फोट इस आंशिक प्रतिबंध व्यवस्था की परिधि में नहीं आएंगे। नए समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष अपनी अपनी प्रक्षेपास्त्र व्यवस्था को 3 अक्टूबर 1977 से 2 अक्टूबर 1978 के बीच एक बार और उसके उपरांत 5 वर्ष में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकेंगे। तो यह इसकी प्रमुख बात रही। 1979 में साल्ट II समझौता हुआ। 1979 में 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ में साल्ट II समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद इस संधि का दोनों देशों की संसदों द्वारा अनुमोदन होना था। अमेरिकी कांग्रेस इस पर विचार कर रही थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया। राष्ट्रपति कार्टर ने इस हस्तक्षेप के विरोध में साल्ट II के अनुमोदन को स्थगित करा दिया और इस प्रकार एक गतिरोध की स्थिति आ गई। 28 नवंबर 1980 को अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के जिसे साल्ट II पर नवीन वार्ता का प्रस्ताव किया गया ताकि इस संधि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण संधि जिसे हम INF के नाम से जानते हैं, मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि, जो कि 8 दिसंबर 1987 में हुई। राष्ट्रपति अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने 8 दिसंबर 1987 को ऐतिहासिक मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि, जिसे हम INF के नाम से जानते हैं, के ऊपर हस्ताक्षर किए। इस संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गए। इस संधि से कुल मिलाकर 1139 मतलब 1139 परमाणु हथियार नष्ट किए जाने हैं। इन हथियारों की मारक क्षमता 50 किमी से 5000 किमी है। संधि के अनुसार सोवियत संघ के LS-12, SS-20, SS-23 प्रक्षेपास्त्र और अमेरिका के पर्शिंग 1, पर्शिंग 2 और भू प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट किया जाना तय हुआ। एक अन्य समझौते के अंतर्गत दोनों देश अपने यहाँ परमाणु परीक्षणों की क्षमता की जांच के लिए एक दूसरे को निरीक्षण की सुविधा देंगे। यह संधि आणविक निरीक्षण की निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके पश्चात एक अन्य जो महत्वपूर्ण संधि है उसमें आता है स्टार्ट। संधियां जो हैं वो दो प्रकार की रही, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2। 3 जनवरी 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने क्रेमलिन पैलेस मॉस्को में ऐतिहासिक संधि स्टार्ट 2 पर हस्ताक्षर किए। इकतीस जुलाई 1991 को स्टार्ट प्रथम संधि हुई थी, जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव शामिल हुए थे। इस संधि के अनुसार स्वेच्छा से दोनों महाशक्तियां 30% जो परमाणु शस्त्र है उनमें कटौती के लिए तैयार हो गई थी। स्टार्ट 2 जो कि 93 में हुई, इसमें परमाणु हथियारों में कटौती संबंधी पहली संधि का यह अगला चरण था, जिस पर जुलाई 1991 में उन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे।
इसके तहत दोनों देशों के परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करना था, यानी वर्तमान में लगभग 20,000 को कम करके 6,500 अमेरिका के लिए, 3,500 और रूस के लिए 3,000। इस प्रकार अमेरिका के शस्त्रागार में परमाणु हथियारों की संख्या उतनी रह जाएगी जितनी कि 1960 में थी, और रूसी हथियारों की संख्या उतनी रह जाएगी जितनी 1970 में थी। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रयास थे। स्टार 2 पर हस्ताक्षर होना अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण की दिशा में एक स्मरणीय घटना है। इसका महत्व और क्षेत्र स्टार्ट 1 और सुप्रसिद्ध INF संधि से अधिक व्यापक है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण संधि आती है जिसे हम CTBT के नाम से जानते हैं। CTBT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इस संधि के अंतर्गत व्यापक आणविक परीक्षण संधि जो है उसे विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई। यह समझौता, जिसका कि 1993 में 1993 में भारत व अन्य देशों के अतिरिक्त अमेरिका के साथ साथ सह प्रस्तावक भी भारत थे, लेकिन 1995 में उसने यह कहते हुए कि यह संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। यदि हम इस संधि के बारे में बात करते हैं तो भारत ने CTBT के प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रस्तावित मसौदे में परमाणु निशस्त्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। भारत का दूसरा विरोध यह था कि यह संधि बहुत ही संकीर्ण है और यह केवल नए विस्फोट रोकने की बात करती है, परंतु नए तकनीकी विकास और नए परमाणु शस्त्रों के विषय में चुप है। इस संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे। अब तक कुल मिलाकर 154 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 45 ने इसका विधिवत अनुमोदन भी कर दिया है। किंतु संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु शस्त्र या परमाणु विद्युत संयंत्र या परमाणु क्षमता उपलब्ध है। विविध परमाणु क्षमताओं वाले इन 44 राष्ट्रों में से अभी तक केवल 26 ने ही संधि का अनुमोदन किया है, जबकि 3 देश भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु शक्ति के रूप में घोषित 5 राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने यद्यपि CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, किंतु इनमें से केवल ब्रिटेन और फ्रांस ने ही संधि की पुष्टि की है। CTBT के भविष्य को एक बड़ा झटका 1999 में उस समय लगा जब रिपब्लिकनों के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि CTBT जो है अपने जिस उद्देश्य के साथ यह अस्तित्व में आई उस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह असफल रही। तो मोटे रूप में ये कुछ प्रमुख संधियां हैं जिनके माध्यम से निशस्त्रीकरण की जो अवधारणा है उसको व्यावहारिक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जो अवधारणा है उसको और अधिक मजबूत किया जा सके। धन्यवाद।